चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क के बाद एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स का मतलब हुआ कोणीय आवेग। तो कोणीय आवेग जो एंगुलर इम्पल्स है उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू टाइम। तो टॉर्क का डायमेंशन अभी हम देखे थे, आया था ml2 t इनवर्स 2। इसके जस्ट पहले आया था टाइम टॉर्क, तो टॉर्क का ही डायमेंशन आया था और टाइम का t। तो कुल मिला कितना हो गया ml2 t इनवर्स। अगर ऐसे देखिए डायमेंशन के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं कि kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। तो टॉर्क का क्या था, न्यूटन मीटर था, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड, या तो कहीं न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलते हैं, जूल लिख सकते हैं। टॉर्क का यूनिट भी होता है जूल सेकेंड। लेकिन बताया था ना पीछे कि टॉर्क का जनरली ना जूल चलता नहीं, क्या चलता है, न्यूटन मीटर। तो हम न्यूटन मीटर सेकेंड ही ज्यादा लिखे, जूल का कम उपयोग करेंगे। लेकिन न्यूटन टू मीटर को जूल कहते हैं, ये आप पढ़े थे वर्क में Fs cos थीटा में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में न्यूटन इंटू मीटर क्या लिखा गया था, उसको जूल लिखा गया था। तो ये हो गया एंगुलर इम्पल्स। अगला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से लिखते हैं हम लोग ऐसे, और हिंदी इसका होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण थोड़ा आप पहला बार सुन रहे होंगे सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन आप इनर्शिया जरूर सुनेंगे पहले। जड़त्व का नियम 9 क्लास में, इनर्शिया क्या है, जड़त्व का नियम क्या है। तो इसमें आप सुनते होंगे कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो परमानेंट रेस्ट में रहना चाहता है। अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान वेग से जा रहा है, एक समान वेलोसिटी से जा रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहना चाहता है। ये जो बॉडी का जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। उसको इनर्शिया बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो परमानेंट रेस्ट में रहना चाह रहा है। अगर कोई बॉडी परमानेंट एकदम यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान वेग से एक डायरेक्शन में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाता ही रहना चाहता है जब तक कि कोई ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये आप पढ़े होंगे जड़त्व के नियम में, मतलब इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम 9 क्लास में पढ़ना होता है। तो उसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें क्या होता है बात की बॉडी के चलने की बात होता है कि रुका हुआ भाई तो रुका हुआ रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो जाता ही रहना चाहता है। इसमें क्या होगा, घूमने वाला में कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ तो रुका ही रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन से घूम रहा है तो घूमता ही रहना चाहता है। ये भी तो बॉडी का, हाँ, उसमें क्या बोलते हैं कि तब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, तब तक मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। फोर्स लगाएंगे तभी उसके मतलब पोजीशन, मतलब उसके जो है सिचुएशन में, उसका जो मतलब स्थिति है उसमें गड़बड़ी आएगा। मान ले जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आप हाथ लगा दिए, हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, या थोड़ा धक्का दे दिए, हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये सब तभी हो रहा है 9 मैंने 10 से 12 या चाहे 10 से 9 जब ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो खैर सब बात फिर वही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब स्टार्ट होगा तो क्लियर होगा। लेकिन 9 क्लास का बात था, आपको इनर्शिया के बारे में थोड़ा थोड़ा वहाँ पढ़ना होता है। तो इनर्शिया के बारे में आपको समझ में आया जड़त्व क्या है, कि कोई वस्तु अपना रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में, तब तक जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो वह चलने वाली बात, यही कहानी को घूमने वाला में समझिए। क्या कोई बड़ी घूम रहा है तो समझते हैं कि रेस्ट में तो भी रेस्ट में रहना चाहता है, और यूनिफॉर्म मोशन से अगर घूम रहा है तो घूमता ही रहना चाहता है। कब, जब तक कोई बाहर से टॉर्क न लगाया जाए। वहाँ फोर्स बोलते हैं टॉर्क, क्योंकि घुमाने का काम किसका है, टॉर्क का। फोर्स लगाने से बस तो घूम जाए कोई गारंटी नहीं। आपको बताए थे ऐसे है बॉडी से फोर्स घूमेगा थोड़े, लेकिन ऐसे लगाया तो ये घूमेगा, ही टॉर्क ऐसे घुमाए तो घूमेगा। तो जब तक टॉर्क न लगाया जाए तब तक बॉडी उसी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में घूमता रहेगा। टॉर्क लगाने से मोशन बढ़ भी सकता है, मोशन घट भी सकता है। तो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वहां इनर्शिया था वैसे यहाँ इनर्शिया है, बस वो चलने वाला कहानी आई, घूमने वाला कहानी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है mr²। जैसे कि मान लीजिए एक्सिस है, इसी एक्सिस से कोई m मास का बॉडी है जो r डिस्टेंस पर है और ये घूम रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसी एक्सिस के चारों तरफ ही घूम रहा है। लेकिन ध्यान रहे r होता है ना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि एक्सिस यहाँ है, मास यहाँ है, ऐसे ले लिए डिस्टेंस, ऐसे नहीं होगा। ई वाला r नहीं लेना आपको, हमेशा जब भी r लेना है ना तो यहाँ से ऐसा लीजिए कि जाके एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, ई वाला r होगा, ई वाला r नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकालने का फॉर्मूला क्या है, mr²। m क्या हो गया, मास, और r क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट मतलब जिस अक्ष के परितः, जिस एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है वहां से इसका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर, तो r है। तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mr²। बाकी जब फॉर्मूला पता है तो मास का m लिखिए
और दूरी का L लिखिए ml स्क्वायर, तो हो गया kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा वाला जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको बोलते हैं, भी 9 क्लास में आपको पढ़ना होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका कहानी क्या होता है कि एक मास होता है m1, एक दूसरा मास होता है m2, बीच का डिस्टेंस होता है r। तो हम लोग बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रेविटेशन के नियम से ये दोनों में अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है। कितना बल लगाता है एक दूसरे पर ही आकर्षण करने के समय, अट्रैक्शन करने के समय, तो फॉर्मूला होता था F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। 9 क्लास में हम लोग पढ़ते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम कि दो बड़ी है m1 m2, दोनों एक दूसरे को न खींच रहा है। कितना फोर्स से? यह फोर्स से। F इज इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर। F क्या है? फोर्स। m1 m2 क्या है? मास। r क्या है? डिस्टेंस। g क्या है? वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी का डायमेंशन तो हमको चाहिए। तो g के बारे में लिख सकते हैं ना कि g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब डायमेंशन रख दीजिए। फोर्स का डायमेंशन आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, mlt इनवर्स 2। फोर्स बराबर मास, मास का m, एक्सीलरेशन का हम लोग को याद है lt इनवर्स 2 होता है। तो मास और डायरेक्शन बराबर फोर्स। अच्छा r क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का l, तो l स्क्वायर। फिर नीचे में दो मास है, तो दो मास का लिखिए m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m टू दी पावर -1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ एक पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, ये तो -1 बचेगा। l का पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, और t का पावर -2। तो चाहे तो हम यूनिट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2, लेकिन इस सब से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और बटा मास, और मास का 2 को kg तो kg स्क्वायर, मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में कोई ज्यादा विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। जब चैप्टर आएगा ना ग्रेविटेशन, तो ये सब तो डिटेल से नहीं पढ़ाई होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग यहाँ डायमेंशन पर ही ज्यादा चर्चा करते हैं। और डायमेंशन के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ फार्मूला। आपको उसका फार्मूला पता है, डायमेंशन निकल जाएगा। बाकी तो हम हर एक वर्ड का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। जब चैप्टर आएगा तो इसी का तो पढ़ाई करना है आगे जाकर के, तो हम अभी फार्मूला पर ही खाली इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसके बारे में कोई ज्यादा हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कैसे है। जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है फोर्स बाई मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो फोर्स बाई मास। और इतना अगर आपको पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं फोर्स का, mlt इनवर्स 2 और मास का m। तो इस तरह से हो गया आपका lt इनवर्स 2 सिर्फ बचा। तो lt इनवर्स 2 लग रहा है एक्सीलरेशन जैसा है, तो ये यूनिट लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी सही होगा। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, फोर्स का लिखेंगे न्यूटन और मास का लिखेंगे kg। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक यूज करते हैं ना यूनिट, वो न्यूटन पर kg ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा तो लग ही रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन जैसा है, और सही में एक्सीलरेशन जैसा है ही। लेकिन जब यूनिट लिखने का बारी आता है या लिखा हुआ मिलता है इंटेंसिटी का यूनिट, तो आपको मिलेगा न्यूटन पर kg में। तो हो गया आपका 34। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाई मास। इसके बारे में कुछ ज्यादा समझा नहीं रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है नहीं है, उसी में समझाएंगे जब आएगा चैप्टर का ग्रेविटेशन, क्योंकि बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। अभी हम लोग डायमेंशन पर ही सिर्फ फोकस कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ना फॉर्मूला होता है वर्क बाई मास।
तो वर्क का डायमेंशन तो हम लोग पढ़े ही हैं, ml2 t इनवर्स 2, और मास का m, तो m से m कैंसिल तो हो जाएगा L2 t इनवर्स 2। लेकिन इससे अगर यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2, उससे नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ से लिखिए आप। तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी, जूल पर केजी। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वेवलेंथ, ये तो बस ऐसे ही फॉर्मूला बनाना नहीं है, इस समझना है सिर्फ। वेवलेंथ का मतलब ऐसे होता है तरंग दैर्ध्य, माने किसी वेव का लेंथ, नाम है पता था वेव लेंथ, वेव की लंबाई। आप लोग समझते हैं कि वेव किसे बोलते हैं, ये हो गया वेव, ये आपका वेव, किसी की लंबाई को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, ये वो आपका वेव, इसी वेव की लंबाई को बोलते हैं वेव लेंथ। इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं वेव लेंथ को। तो वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो फॉर्मूला नहीं वेव लेंथ का, वेवलेंथ के बारे में सिर्फ समझना था, वर्ड के बारे में हमको समझाना था ना कि वेवलेंथ का कोई फॉर्मूला होता है, बस समझना था कि वेवलेंथ है क्या। तो एक वेव है, उसी के एक वेव की लेंथ, एक वेव का लंबाई है। इसको एक वेव क्यों बोले, क्योंकि अगला बार जब उठेगा तो फिर ऐसे ही उठेगा, सेम रिपीट होगा तो बोले दूसरा वेव, बोले तीसरा वेव, तो एक वेव ही हुआ। इसको एक वेव नहीं बोल सकते कि हाँ ये हो गया एक वेव, क्योंकि अगला बार फिर ऐसे थोड़े होना, अगला बार ऐसे होगा तो रिपीट नहीं हुआ। अब जाके यहाँ से रिपीट होना शुरू होगा, देख लीजिए जैसा ही वैसा ही, फिर वैसे रिपीट होगा, फिर ऐसा ही। तो ये अलग है, ये एक है, ये एक है, देखिए ऐसा ऐसा जुड़ते जा रहा है कि नहीं। तो एक लेंथ हुआ, दो लेंथ हुआ, तीन लेंथ हुआ, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो वर्ड समझना था वेव लेंथ। जैसे कभी कभी नहीं लिखा हुआ रहता है कि लाइट ईयर का डायमेंशन बताइए, तो आप पीछे पढ़े थे जब हम लोग पढ़े थे यूनिट के बारे में, लाइट में नहीं, जब लाइट में पढ़े थे कि सेंटीमीटर, मीटर, फुट, यार्ड मतलब गज, इंच, तो उसी समय माइल पढ़े थे, उसी में पढ़ाया था लाइट ईयर। कि लाइट ईयर क्या है, तो बोलते थे कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होगा, लाइट ईयर डिस्टेंस है ना अपने का यूनिट है, तो डिस्टेंस हुआ लाइट ईयर, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल। बहुत सारा बच्चा समझता है लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, तो वर्ष समझ के समझता है कुछ समय होगा तो डायमेंशन मान लेता है टी। लेकिन लाइट ईयर भी क्या है, तो लेंथ ही है, लेंथ मतलब लाइट ईयर तो एक यूनिट हुआ वास्तव में लाइट ईयर। तो लाइट ईयर यूनिट है या मतलब किसका, लेंथ का, तो डायमेंशन क्या होगा उसका, एल होगा। तो लोग समझता हो कि लाइट ईयर, जो ईयर वर्ड लिखा हो ना पीछे प्रकाश वर्ष, समझ आता है वर्ष का मतलब टाइम से संबंध है, तो समझता है टी डायमेंशन, गलत है, उसे क्या होता है एल। उसी तरह से बस ये समझने वाली बात है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता नहीं, वेवलेंथ मतलब किसी एक वेव की लंबाई, जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन एल और ई मीटर। थर्टी 37 नंबर में आई है, एक वर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। समझिए स्ट्रेस क्या है पहले, जिसे ये आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, जब इलास्टिसिटी चैप्टर है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता चैप्टर आएगा, उसी में ये स्टार्ट होगा वर्ड स्ट्रेस, जिसका हिंदी होता है प्रतिबल। तो फिर समझिए स्ट्रेस क्या है। जैसे कि हम बोलें कि मेरा जो चमड़ा है इलास्टिक है, ऐसे खींचते हैं और छोड़ते हैं तो फिर वहीं पर जाकर के रह जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें भी इलास्टिसिटी बचा हुआ है। आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे कि आँख का जो सिलेरी मसल्स है, जब उम्र ढल जाता है तो आँख का सिलेरी मसल्स का इलास्टिसिटी कम जाता है, इस कारण से जो लेंस है एक जगह पर फोकस हो जाता है, ना लेंस का फोकस ज़्यादा हो पाता है न कम। तो जो मतलब जब ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनकी आँख में एक अलग तरह का डिफेक्ट आ जाता है, मैंने जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। एक होता है मायोपिया, एक हाइपर मायोपिया और एक प्रेस बायोपिया। तो जो वृद्धावस्था वाला था, ओल्ड एज में जो आता है, उसी कारण से आ जाता है। आँख का जो सिलेरी मसल्स होते हैं अंदर में, सिलेरी मांसपेशियां जिसको आप बोलते हैं सिलेरी मसल्स, उसका इलास्टिसिटी के बारे में पढ़े होंगे 10th क्लास में कि इलास्टिसिटी उसका घट जाता है। मतलब जो एडजस्टमेंट करने का जो क्षमता है नाक का डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं समंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ आई, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ये कम जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी घट जाता है। शरीर जब वृद्धावस्था में जाता है तो ओल्ड एज में जाता है, तो उसी इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो हर एक मटेरियल में इलास्टिसिटी होता होगा, हर एक मटेरियल में, बहुत सा मटेरियल, हर एक मटेरियल में इलास्टिसिटी की, खींचिएगा तो थोड़ा सा फैलेगा और छोड़ेंगे अपने जगह पर चला जाएगा। तो उसी से संबंधित एक चैप्टर है आपका इलास्टिसिटी, उसी में एक वर्ड है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या है। ऐसे तो हर एक मटेरियल में दोनों गुण होता है। जब मटेरियल थोड़ा मतलब टिकाऊ होता है, जब लगा कि मटेरियल में जान बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इलास्टिसिटी वाला गुण ज़्यादा होता है कि आप जब खींचे, मतलब एक रबड़ का एग्जाम्पल लीजिए आप, कि रबड़ है, उसको आप ऐसे खींचे और छोड़े, फिर अपने जगह पर चला जाता है। लेकिन इसी तरह से बार बार करते करते कुछ समय के बाद देखते हैं कि अब उतना ज़्यादा जो जैसा पहले हो रहा था कि खींचे और अच्छा खिंचाता था और छोड़े फिर वहाँ जाता था, अब वैसा बात उसमें नहीं रहा। तो हम समझते हैं कि अब इसमें मटेरियल में इलास्टिसिटी थोड़ा क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इलास्टिसिटी कम हो गया तो कौन गुण उसमें आया, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक जैसा, किसा मतलब खींचे नहीं तो खिंचाले रह गया, ऐसा हो रहा है कुछ दिन के बाद रबड़ के साथ। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप रबड़ के बारे में एग्जाम्पल आपको दिए, तो हम अभी समझाना चाह रहे हैं, अभी तो समझाए कौन सी आपको, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। कि शुरुआती दौर में एकदम देखेंगे एकदम पूरा खींचे छोड़े एकदम वहीं जा रहा है, इलास्टिसिटी हुआ। ऐसा करते रहिएगा बहुत दिन तक तो फिर वो बात नहीं रहेगा जो पहले बात था उस रबड़ में। तो समझ जाते हैं कि रबड़ में इलास्टिसिटी थोड़ा कम हो गया है, प्लास्टिसिटी वाला गुण आ गया, खींचते हैं साला वहीं का वहीं सेट हो जाता है। तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी वही बॉडी का गुण है कि इसको आप फोर्स लगाएं और खींच के छोड़ें फिर अपनी जगह पर चला जाए, तो समझते बॉडी इलास्टिक है। अब इसी में कहानी सुनिए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगा के बॉडी का बनावट चेंज कर दिए, उसका नक्शा बिगाड़ दिए। नक्शा बिगाड़ने का बहुत तरीका होता है कि आप बॉडी को खींच के लंबा कर दिए, नक्शा बिगड़ गया, उसका बनावट बिगड़ गया। दबा करके थोड़ा कम कर दिए, बनावट बिगड़ गया। आप उसको ऐसे मोड़ दिए तो भी बनावट बिगड़ गया। आप उसको ऐसे ऐंठ दिए तो भी बनावट बिगड़ गया। बहुत तरीका है बनावट बिगाड़ने का, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का। आप किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं, बनावट बिगाड़ना चाहते हैं, खींच दीजिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, दबा दीजिए थोड़ा लंबाई में कमी आ जाएगा। ऐसे मोड़ सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या उसको ऐंठ सकते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्सन। टॉर्क मतलब आता है आधे पीछे पीछे टॉर्क घुमाने वाला, उसी से बना टॉर्सन मतलब ऐंठन, ऐंठ रहे हैं आप। ये 4 वैरायटी से आप किसी बॉडी का डिजाइनिंग बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आप डिजाइनिंग बिगाड़े, अब मान लिया बॉडी इलास्टिक रहता है, फिर से अपनी जगह पर आ ही जाएगा। तो आप जो डिजाइनिंग बिगाड़ने के समय जो फोर्स लगाए होंगे, खींचे होंगे, दबाए होंगे, मोड़े होंगे, ऐठे होंगे, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा, जिस फोर्स से आपने उस बॉडी का नक्शा बिगाड़ा है, बनावट बिगाड़ा है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। खींचा दबाया जो भी आपने किया उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, बनावट उसका चेंज करने वाला फोर्स। लेकिन जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ेगा, फिर से बॉडी अपने आप रीगेन करेगा, रीस्टोर कर लेगा। जैसे स्प्रिंग के बारे में, रबड़ के बारे में समझिए, जैसे खींचिए आप, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए आप, जैसे छोड़े वो अपने आप गेन करेगा। हम उसको लेके नहीं गए यहाँ तक, ऐसे किसी छोड़ भी देंगे नहीं, फिर भी अपने खींच लेगा वो। तो मटेरियल में भी एक अलग से फोर्स है जो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर मैंने पुनः अपने आप को स्टोर करने के लिए मटेरियल खुद तैयार है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। वास्तव में फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। तो डायमेंशन तो ऐसे निकल जाएगा फोर्स बाय एरिया से, लेकिन ये थोड़ा समझाया इसीलिए इतना लंबा कि रीस्टोरिंग का मतलब आप समझते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स वास्तव में है क्या। तो वही आप बल लगाए, उसको बोले डिफॉर्मिंग फोर्स, छोड़े फिर से अपने गेन कर लिया, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है एक तरह से निकल के, रीस्टोरिंग फोर्स और बाई एरिया। तो कहानी तो सुना है, बाकी जब पढ़ेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा इसके के बारे में बात किया जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायमेंशन ML T इनवर्स 2, फोर्स का और एरिया का L², तो हो गया ML इनवर्स T इनवर्स 2। पावर यहाँ L का 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाए तो -1, और यहाँ से यूनिट लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो लिखा है kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखो, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया माने स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। पीछे अगर आप प्रेशर पढ़े होंगे नहीं तो प्रेशर का भी यूनिट यही आया होगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलेंगे पास्कल। लेकिन यहाँ पास्कल हम लोग नहीं यूज करेंगे ज़्यादा, यही यूज करते हैं न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। वास्तव उसको पास्कल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया आपका स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस में आपने कहानी क्या सुना, इस स्ट्रेस में आपने कहानी यही सुना कि एक रड था, समझिए रड की भाषा में समझ, कि एक रड था,
ऐसे एक रड था और मान लिया जाए कि आपने इस रड पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स बाय एरिया का आपने क्या कहा, स्ट्रेस। वास्तव में आपने फोर्स लगाया और फिर आपने फोर्स को हटाया तो अपने आप रिस्टोर कर लिया। तो जो रिस्टोर करने से जो फोर्स लगाया वो वाला फोर्स बाय एरिया बराबर स्ट्रेस। खैर अभी डायमेंशन के बारे में बात है तो कौन वाला फोर्स, इस पर ज्यादा कभी ध्यान नहीं देंगे हम लोग। जब चैप्टर आएगा तो इसके बारे में फिर यही सब बात पढ़ाया जाएगा। तो आप समझिए कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा दिए भाई, इसे देखिए आप लगा दिए। जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाइएगा तो बॉडी सिर्फ लंबा थोड़े होगा, बॉडी लंबा होने के साथ साथ थोड़ा पतला भी होगा। आप किसी बॉडी मतलब रबड़ है, मोटा रबड़, उस पर फोर्स लगाइए इसे, तो लंबा खाली थोड़े होगा, पतला भी तो होगा वो। तो मान लीजिए कि पहले इसका लंबाई L था, कितना था L, और अब इसका लंबाई L से हल्का बढ़ गया, कितना, डेल्टा L, थोड़ा सा बढ़ गया डेल्टा L। तो इसका लंबाई L था, आपने फोर्स लगा दिया, हल्का सा लंबाई कितना बढ़ गया, डेल्टा L, तो पतला भी तो हुआ ही। तो मान लीजिए कि पहले इसका रेडियस R था, पहले ये जो वायर का अपना एरिया होगा ना नीचे मोटाई, उसका रेडियस कितना था R, लेकिन अब तो ये पतला हो गया है, तो अब इसका नया वाला रेडियस हो गया है R माइनस डेल्टा R, माने रेडियस डेल्टा R घट गया है और लंबाई डेल्टा L बढ़ गया। तो इसके बनावट में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। दो तरह का चेंजिंग हुआ इसके बनावट में, एक लंबाई का बढ़ जाना और एक रेडियस का घट जाना। तो इस तरह से इसमें दो तरह का चेंजिंग हुआ, एक लंबाई का बढ़ जाना और एक रेडियस का घट जाना। तो हम लोग एक नया वर्ड अभी डिफाइन करने वाले हैं, स्ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृति हिंदी में। स्ट्रेन मतलब विकृति। तो ये स्ट्रेन क्या है समझिए पहले। स्ट्रेन कहता है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब बनावट, बनावट में जो चेंजिंग आया वो वाला, अब बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो वास्तविक में बनावट था वो वाला। स्ट्रेन को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब बनावट, माने बनावट में जो चेंजिंग हुआ वो वाला, अब बटा उसका जो ओरिजिनल बनावट था वो वाला, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेन। तो इसके बनावट में तो दो तरह का चेंजिंग हुआ, एक लंबाई का बढ़ना, एक रेडियस का घटना। इसका मतलब यहाँ स्ट्रेन दो तरह का है। तो लंबाई में चेंजिंग कितना हुआ, डेल्टा L प्लस में, मतलब प्लस बता रहा है कि लंबाई बढ़ा था, और शुरू में कितना था L। रेडियस देने अगर आप देखें तो रेडियस में थोड़ा इतना चेंजिंग हुआ, लेकिन ये माइनस में चेंजिंग हुआ, मतलब रेडियस थोड़ा घटा था, और शुरू में कितना था रेडियस R। तो ये भी आपका स्ट्रेन है, ये भी आपका स्ट्रेन है। लेकिन ये जो स्ट्रेन है इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेन है इसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुदैर्ध्य विकृति, इसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। हिंदी में लैटरल का हिंदी क्या होता है, पार्श्व, इसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। और ये लॉन्गिट्यूडिनल का हिंदी होता है अनुदैर्ध्य। खैर हटाइए पहले अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्व विकृति, तो हिंदी बात का बात है। तो हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन। ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है। कैसे याद रहेगा लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल, तो लैटरल मतलब समझ जाना ना कि इस पार्ट वाला पार्ट, दाएं बाएं पार्ट वाला भाग, और लॉन्गिट्यूडिनल माने लंबाई वाला पार्ट, माने इधर जो कॉन्फ़िगरेशन में बनावट हुआ है लंबाई की तरफ से वो लॉन्गिट्यूडिनल, इधर से जो गड़बड़ी हुआ उसको क्या बोलेंगे, लैटरल। आपको याद होगा, आप जब 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे मिरर के बारे में, तो उसमें बात पढ़ाया जाता होगा कि हम दाहिना हाथ हिलाते हैं मिरर के सामने तो बायां वाला उधर नजर आता है, और बायां वाला हिलाएंगे तो दाहिना वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पार्श्व विपरीत, लेटरली अपोजिट। वही लेटरली का मतलब क्या, वाला पोर्शन वही पोर्शन हुआ, दाएं वाला बायां, बायां वाला दायां। तो ये जो पोर्शन बायां दायां वाला है उसको बोलते हैं लैटरल, ये जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हो गया लैटरल स्ट्रेन। आज कहने का तरीका आपको समझ में आ गया। लंबाई वाला रहेगा देने तो लॉन्गिट्यूडिनल, और इधर से रहेगा तो दाएं बाएं तरफ से, मैंने मोटाई की तरफ से तो
लेटरल बोलेंगे। लेकिन अब देखिए, इससे डायमेंशन निकालिए चाहे इससे निकालिए, डेल्टा एल का भी डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा। लंबाई बढ़ा या घटा लंबाई है ना, जिसका डायमेंशन एल। आई तो खुद लंबाई है ये, तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, लंबाई लंबाई कैंसिल। ये डेल्टा आर क्या है, रेडियस में कमी है ना, तो रेडियस से क्या करेगा, लंबाई है। अब आर भी क्या है, लंबाई है। इस तरह से देखा जाए तो इससे निकालो या इससे निकालो, डायमेंशन होगा एल बाई एल। और जब कट के 1 आएगा तो लिखने का तरीका बताए थे कि तीनों लिखा जाता है एम एल टी। इस तरह से अगर पता चला कि इसमें कोई डायमेंशन है नहीं, पावर 0 है तो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। इसका मतलब स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है कुछ नहीं होगा, न एम पर पावर कुछ बचा, न एल पर पावर कुछ बचा, न टी पर पावर कुछ बचा। इसका मतलब स्ट्रेन डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है। तो हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो लास्ट पॉइंट थोड़ा सा एक और देखेंगे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद। तो एक वैज्ञानिक थे हुक, उन्हीं का एक लॉ है हुक्स लॉ। उस आप बताएं कि स्ट्रेस जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ये हुक्स आप बताएं। अगर आप समझे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में क्लियर, तो हुक्स आप बताएं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं ई, और ई को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हिंदी में प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक मतलब क्या, आप पढ़े थे पीछे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। वो बताता था कि कोई भी सरफेस कितना ज्यादा रुखड़ा है, घर्षण गुणांक ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माने ज्यादा है तो ज्यादा रुखड़ा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो कम रुखड़ा है। वैसे ही इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। मतलब कि ई का वैल्यू अगर ज्यादा है तो समझे कि ज्यादा इलास्टिक बॉडी है, ई का वैल्यू कम है समझे कि कम इलास्टिक बॉडी है, कम इलास्टिक मतलब बॉडी है, ई का वैल्यू से पता चल जाता है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। तो बताइए कि ई का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ई का फॉर्मूला निकल के आया स्ट्रेस और बटा स्ट्रेन। हम लोग इसी का डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा, मतलब हम 39 में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, 39 नंबर में पढ़ाने जा रहे हैं डायमेंशन आपको किसका, ई का। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का डायमेंशन अभी हम निकाले थे, इसके जस्ट जो पीछे आया था एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, देखिए अभी लिखा हुआ एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 आया था। और स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन आया नहीं, ये तो आ गया m0 l0 t0। तो इस तरह से ये वही बता रह गया, कौन वाला, स्ट्रेस वाला, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। और इसका यूनिट आया था न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो वही रह जाएगा, यहाँ देखिए लिखा होता है भी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस का है वही होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो उल्टा होता है, इसे 1 बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1 बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी जो डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब बताया गया 1 बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, माने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का उल्टा कर दो उसे बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। तो निकाल लीजिए डायमेंशन 1, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन यहाँ आया हुआ है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, तो हो गया एम इनवर्स एल, 1 ऊपर चलेगा तो -1 ई +1 और टी पर पावर 2। बाकी डायमेंशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिखिए कि 1 बटा इसका डायमेंशन कितना आया था, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, तो 1 बटा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन किया गया, 1 बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर कंप्रेसिबिलिटी। जब का हो गया ये 40 तक।